एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स वाणिज्य, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। और अकाउंटेंसी में अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। इस चैप्टर पर अभी तक 22 वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये 23वें नंबर का वीडियो है। और हमारा जो अभी तक टॉपिक जो चल रहा है वो हरण का, जो पिछले वीडियो में मैंने हरण के सवाल को बताया, आज भी इस वीडियो में हम हरण के सवाल को देखेंगे। तो देखिए, ये सवाल अच्छा ही सवाल है, ठीक ना। अच्छा सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से है, पेज नंबर 71। और पार्ट 2 जो बुक आपका पार्ट 2 है, कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो पेज नंबर 71 में आप जाकर देख सकते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, हम देखते हैं इस सवाल को। रौनक कार्टन लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 6000 समता अंशों के ₹20 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन के लिए विवरण पत्रिका से जारी करके आवेदन मांगे। सवाल बोल रहा है कि रौनक कार्टन लिमिटेड है, क्या किया उसने, 6000 समता अंश, 6000 समता अंश, अंकित मूल्य 100 रुपये, 6000 समता अंश, अंकित मूल्य 100 रुपये, 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किए। निर्गमन कर रही है, किस पर निर्गमन कर रही है, प्रीमियम पे निर्गमन कर रही है। 20 रुपये बढ़ाकर अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20 रुपये प्रीमियम यानी कि 120 रुपये पे निर्गमन कर रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। लिखे आवेदन पर 20 रुपये, आवेदन पर किस्तों में राशि मांग रही है, आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये प्रीमियम सहित, यानी कि ये 20 रुपये जो प्रीमियम का है इसमें जुड़ा हुआ है। 30 रुपये आवंटन का और 20 रुपये प्रीमियम का। आवंटन पर प्रीमियम लिया जा रहा है। प्रथम मांग पर 30 रुपये और अंतिम मांग पर 20 रुपये। तो देखेंगे, आपने किस्तों को देखा, 20, 50, 30, 20, 20, 50, 30, 20, 4 किस्त हैं। और प्रीमियम जो है वो आवंटन पर लिया जा रहा है। आगे सवाल देखिएगा। 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 6000 अंश निर्गमित कर रही है, आवेदन कितने के लिए प्राप्त हो गए, 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। ओवर सब्सक्रिप्शन, अधिअभिदान, इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप ओवर सब्सक्रिप्शन के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप, मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो दे दूंगा, वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर ओवर सब्सक्रिप्शन के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो पहले आप ओवर सब्सक्रिप्शन वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। तो ये 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 6000 निर्गमित कर रही है, मगर आवेदन कितने आ गए, 10,000 ज्यादा आ गए। और 8,000 अंशों के आवेदकों को यथानुसार आवंटन किया गया, ठीक है। सवाल कह रहा है, देखिएगा, 10,000 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, मगर उस 10,000 में से 8,000 आवेदनों को लिया गया और उनको क्या किया गया, यथानुपात, मतलब कि समानुपात में। 8,000 के बदले 6,000 समानुपात, अनुपातिक में आवंटित हो रहा है। 8,000, इसमें से 10,000 में से 8,000 आवेदनों को लिया गया और उनको 6,000 आवंटित कर दिया, 8 के बदले 6 उनको दे दिया। बाकी के जो 2,000 बच जाते हैं, क्योंकि 10 में से तो 8 को दे दिया, भले ही 6,000 दिया हो, मगर दे दिया गया, अनुपातिक में दिया गया। अब बाकी के जो 2,000 बचते हैं उनका क्या होगा, तथा शेष आवेदनों को वापस कर दिया गया। और बाकी के जो आवेदन बच रहे थे 2,000, 10,000 में से तो 8,000 वालों को दे दिया, बाकी के जो 2,000 बचे उनको वापस कर दिया गया, ठीक ना। और आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आवंटन पर देय राशि में समायोजित किया गया। कहने का अर्थ है कि आप देखेंगे, 8,000 के बदले 6,000 दिया गया है, तो आवेदन के समय इन्होंने ज्यादा, क्योंकि 8,000 के लिए इन्होंने आवेदन किया था, आवेदन के समय इन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया। तो वो जो अधिक की राशि हो रही है आवेदन की, उसको क्या किया जाएगा, आवंटन में
समायोजित किया जाएगा। हम देखेंगे एनालाइज टेबल के आधार पर। तो ये हमारा यहाँ तक सवाल था। आगे और सवाल बोलता है कि रोहित जिसको 300 अंशों का आवंटन किया गया था, ध्यान देंगे, रोहित जिसको 300 अंशों का आवंटन, इसको 300 अंश दिए गए यानी कि आवंटित किए गए। अब क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप ये समानुपातिक में, मतलब कि 8,000 मांगा मगर 6,000 दिया, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि रोहित जिसको 3,000 आवंटित किए, क्योंकि हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसने कितना आवेदन किया था। ये तो आवंटन इसका 300 है, मगर क्योंकि यहाँ पर समानुपात है इसलिए क्या होगा कि ये ज़्यादा मांगा होगा, इसको 300 दिया। हम वापस कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी आप देखिएगा, रोहित जिसको 300 अंशों का आवंटन किया गया, आवंटन और मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहा। कॉल्स इन एरियर्स। अब सवाल कॉल्स इन एरियर्स के बारे में बोल रहा है, यानी कि अवशिष्ट याचना। जब राशि प्राप्त नहीं होती तो अवशिष्ट में चला जाता है। तो आप देखेंगे इस सवाल में प्रीमियम आ रहा है, प्रीमियम भी बोला है। आप देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है। पॉइंट वाइज पॉइंट हम देखते जाएंगे। प्रीमियम है इस सवाल में, ओवर सब्सक्रिप्शन है इस सवाल में, मतलब कि अधिअभिदान है इस सवाल में, और तीसरा चीज इस सवाल में क्या है, कॉल्स इन एरियर भी है, अवशिष्ट याचना भी है। तो रोहित जिसको 300 अंशों का आवंटन किया गया था, आवंटन और मांग राशि का भुगतान, आवंटन और मांग राशि मतलब कि आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, ये तीनों का ही पैसा नहीं देता है, असफल रहा और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। मतलब कि कंपनी ने पूरा अंतिम तक इससे पैसा मांगा। आवेदन का तो पैसा ये दे दिया था, आवंटन का पैसा मांगा, प्रथम याचना का पैसा मांगा, द्वितीय अंतिम याचना का भी पैसा मांगा। अंतिम में पैसा मांगने के बाद देखती है कि पैसा नहीं दे रहा है, तो अंतिम में यानी पूरे याचनाओं के बाद इसके अंशों को हरण कर लिया गया। फिर आगे देखिएगा, इतिका जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था। आप देखिएगा थोड़ा सवाल क्या बोल रहा है, इतिका जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन, यहाँ पर आवंटन नहीं बोल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आवंटन बोला था, मतलब 300 इसको आवंटित किया गया था, मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इतिका जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था। इसने आवेदन इतना किया था क्योंकि अनुपातिक में है, पूरे 8,000 को 6,000 दिया गया था, तो इस 8,000 में क्या है, ये 600 वाला इसका भी इसी में जुड़ा होगा, तो 8 के बदले 6 दिया है, तो इसका मतलब है कि 600 इसने मांगा था, तो जरूरी नहीं है कि 600 इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। हमको निकालना पड़ेगा कि इसको कितना आवंटित किया गया, हम निकालेंगे। इतिका जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, मांग राशि का भुगतान करने में असफल रही। और ये क्या कर रही है, इतिका जो है वो मांग मतलब कि प्रथम याचना और द्वितीय याचना दोनों ही की राशि का भुगतान नहीं कर पा रही है। इसने दो चीजों का भुगतान कर दिया, आवेदन और आवंटन का भुगतान कर दिया है, मगर प्रथम याचना और द्वितीय याचना का ये भुगतान नहीं कर रही है। उसके अंशों का भी हरण कर लिया गया, इसके अंशों का भी हरण किया गया। दोनों लोग जो रोहित और इतिका दोनों पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये आवंटन से ही पैसा नहीं दे रहा है, ये प्रथम याचना से पैसा नहीं दे रही है। इन दोनों के अंशों को हरण कर लिया गया। फिर लिखा, इन सभी अंशों का कार्तिक को, और क्या किया गया, जो हरण किया गया था अंश, इनके अंशों को जो हरण किया उसको क्या किया, पूरा का पूरा कार्तिक को 80 रुपए पूर्ण प्रदत्त। 80 रुपए पूर्ण प्रदत्त मतलब होता है कि ये जो अंश है वो 100 रुपए, अंकित मूल्य इसका 100 रुपए है, यानी कि 100 रुपए के हिसाब से बेचना चाहिए था, मगर इसको पुनर्निर्गमन कितने में किया गया, 80 रुपए में बट्टे पर निर्गमन किया गया है। पुनर्निर्गमन जो होता है उसको बट्टे पे किया जा सकता है 20 रुपए छोड़कर। 100 रुपए का है, मगर कंपनी ने क्या बोला कि ठीक है आप क्या कीजिए 80 रुपए ही दीजिए पूर्ण प्रदत्त के रूप में, यानी कि 100 रुपए वाले हैं और 80 रुपए ही प्राप्त किया, ठीक ना, पूर्ण प्रदत्त में क्रय किया गया। तो ये हमारा सवाल था। इस सवाल को हमने देखा। सवाल को जब आप शुरू से देखेंगे तो सवाल कह रहा है कि 6,000 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है, 100 रुपए अंकित मूल्य है, 20 रुपए प्रीमियम पे निर्गमन किया जा रहा है, मतलब कि 120 रुपए इसका निर्गमन्य मूल्य है 6,000 के लिए। राशि 20 रुपए आवेदन पर, 50 रुपए आवंटन पर प्रीमियम सहित, 30 रुपए आवंटन का और 20 रुपए प्रीमियम का जो आवंटन पर लिया जा रहा है। 30 रुपए प्रथम याचना का, 20 रुपए द्वितीय याचना का, 20, 50, 30, 20।
अब सवाल बोलता है कि आवेदन कितने आ गए। आवेदन 6,000 आने चाहिए थे, यानी 6,000 अंशों के लिए आवेदन होना चाहिए था, मगर लोगों ने 10,000 के लिए आवेदन कर दिया। कंपनी जितना निर्गमन करती है उतने ही अंशों को आवंटित कर सकती है। 6,000 को निर्गमन कर रही है तो 6,000 ही को आवंटित कर सकती है, मगर 10,000 के लिए आवेदन आ गया। तो अब 10,000 आ गया है, मगर देना तो उसको 6,000 ही है, वो आवंटित 6,000 ही कर पाएगी। तो इसने क्या किया, कंपनी ने इस 10,000 में से पहले 8,000 आवेदन को लिया और उनको 8 के बदले 6 दे दिया। मतलब कि ठीक है, आपने 8,000 मांगा, क्या करते हैं हम आपको 6,000 ही दे देते। मतलब कि कोई 8 मांगा होगा तो उसको लिए 6 दे दिया। अब क्या कहेगी कंपनी की, आगे का पैसा जो आपका आधिक्य हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम समायोजन करेंगे किसमें, आवंटन में। मतलब कि आवंटन जब आएगा तो उस समय आपसे 6,000 के रूप में 6,000 अंशों पर 50 रुपए के हिसाब से पैसा मांगा जाएगा। जितना भी आपका आधिक्य होता है वहां बस एडजस्ट किया जाएगा। हम निकालेंगे इसको एलआईएस टेबल के अनुसार, ठीक है। और बाकी के 2,000 आवेदन हो रहे हैं उनको उनकी राशि वापस कर दी गई। फिर बोलता है रोहित, ठीक ना, रोहित जो 300 अंश, जिसको 300 अंश आवंटित किए गए थे, इसने क्या किया, आवेदन से ही पैसा, आवंटन से इसने पैसा नहीं दिया। इसके अंशों को अंतिम में, मतलब तीनों चीजों का मांगने के बाद आवंटन प्रथम मांग द्वितीय याचना, इन तीनों को मांगने के पश्चात इनके अंशों को हरण कर लिया गया। फिर उसी तरह इतिका के बारे में बता रहा है। इतिका जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, आवंटन, इसको आवंटन नहीं, आवंटन हमको ज्ञात करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो 600 के लिए जिसने आवेदन किया था उसने क्या किया, मांग की राशि नहीं दी, इसके अंशों को भी हरण कर लिया गया। फिर अंतिम में कंपनी क्या कर रही है, कार्तिक को ये जो पूरे अंशों को हरण किया था उसको निर्गमित कर दे रही है 80 रुपए प्रति पूर्ण प्रदत्त के रूप में। तो ये हमारा सवाल था। अब देखिएगा सवाल में क्या क्या पॉइंट्स आए। तो इस सवाल में देखिएगा आप, इस सवाल में प्रीमियम आया है, ठीक ना। प्रीमियम की प्रविष्टि हम देखेंगे कहाँ पास आया है। प्रीमियम जो है वो आवंटन में कह रहा है, तो प्रीमियम की प्रविष्टि हम आवंटन में करेंगे। प्रीमियम की प्रविष्टि आवंटन में करेंगे। और प्रीमियम की प्रविष्टि कैसे होती है, जहां पर भी हमको करने बोलता है उसके दे वाली प्रविष्टि में जाते हैं। मतलब कि आवंटन में करने बोला है तो आवंटन के दे वाली प्रविष्टि में जाएंगे और वहां पर प्रीमियम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। दे वाली प्रविष्टि मतलब कि पूंजी जब पूंजी बनेगी आवंटन के साथ, मतलब कि आवंटन खाता डेबिट और पूंजी खाता से, उसी के नीचे हम क्या करेंगे, प्रीमियम को भी लिख देंगे। प्रीमियम हमेशा दे वाली प्रविष्टि में क्रिएट की जाती है, इस तरह करके उसको चालू किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रीमियम, अब सवाल में आपको प्रीमियम आ रहा है, ठीक ना। अब जब सवाल में आपको प्रीमियम आ रहा हो और हरण भी हो रहा हो, सवाल में आप प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम वाला सवाल है और हरण भी हो रहा है, तो हमको एक चीज और देखना पड़ता है कि जिसके अंशों का हरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पास एक जो रोहित है वो 300 जिसको 300 अंश आवंटन किए गए, ये क्या कर रहा है, आवंटन से ही पैसा नहीं दे रहा है। तो जब आवंटन से पैसा नहीं दे रहा है तो आवंटन में प्रीमियम की बात भी कही गई है, इसका मतलब कि ये प्रीमियम का भी पैसा नहीं देगा। तो जब क्या होता है, हरण हो रहा हो और कोई जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है, यदि वो प्रीमियम का पैसा नहीं देता, तो वहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी होती है कि प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है, प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके अंशों को हम हरण कर रहे हैं उससे जब प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हरण की प्रविष्टि में हमको प्रीमियम को भी डेबिट करना होता है। देखेंगे आप, जब हरण की प्रविष्टि आप करते हैं तो अंश पूंजी खाता डेबिट, उसी के नीचे आपको प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। मैं आपको जब हरण की प्रविष्टि पहुंचेंगे तो वहां पर मैं समझाऊंगा, बस आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रीमियम के लिए दो बातों को याद रखना है, आवंटन में इसकी प्रविष्टि होगी। दूसरा चीज, क्योंकि एक व्यक्ति जो 300 अंश रखा है उसने हरण करा, उसके अंशों को हरण किया जा रहा है और वो क्या कर रहा है, प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहा है, तो वहां पर हमको उसको प्रविष्टि को देखना होगा, ठीक है। तो सवाल में प्रीमियम कह रहा है। दूसरा चीज, सवाल हमको किसका बोल रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, अधि अभिधान भी हमको बता रहा है सवाल में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब है तो हमको क्या बनाना पड़ता है, हमको यहाँ पर एक विश्लेषण सारणी बनाना होगा। हम विश्लेषण सारणी बनाएंगे, उसमें आधिक्य की राशि जो होती है उसको हम देखते हैं कि उसको वापस किया जा रहा है कि उसको समायोजन किया जा रहा है, उस विश्लेषण सारणी से हमको समझना होगा। तो हम विश्लेषण सारणी बनाएंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। फिर आपको सवाल अवशिष्ट याचना भी बोल रहा है। तो अवशिष्ट याचना कहाँ कहाँ पास हो रहा है, अवशिष्ट याचना इसमें आवंटन में हो रहा है। जो 300 रोहित 300 रखा है वो आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद अवशिष्ट याचना प्रथम याचना में भी हो रहा है, दोनों ही लोग
रोहित और अब कृतिका भी आ गई प्रथम याचना से। फिर द्वितीय याचना में भी रोहित और कृतिका दोनों का हमको तीनों ही प्रविष्टि में हमको अवशिष्ट याचना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अवशिष्ट याचना के विषय में हम याद रखेंगे, ठीक ना। और हरण बोल रहा है तो दोनों के अंशों को हरण किया जाएगा, उसकी प्रविष्टि देखेंगे। और पुनर्निर्गमन बोल रहा है, उसकी भी हम प्रविष्टि देखेंगे। और पुनर्निर्गमन करने के पश्चात एक पूंजी संचय का प्रविष्टि किया जाता है, यानी कि जितनी भी हरण राशि है जो शेष बच जाती है उसको हम क्या करते हैं, पूंजी संचय में हस्तांतरित करते हैं। तो इसकी भी हम प्रविष्टि देखेंगे। तो ये सवाल था, मैंने आपको सवाल समझाया। अब हम इसके हल को देखते हैं, ठीक ना। तो आप आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ आएगा। तो जब भी आप सवाल पढ़े तो उसको ध्यान से पढ़ें और उसको याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार सवाल आप जब तक अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे तब तक क्या हुआ कि आप हल उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको सवाल देखना पड़ेगा। तो स्टेप वाइज आप सवाल को याद रखिए। पहले निर्गमन, आवेदन आएगा, आवेदन में आप याद रखिए आवेदन में क्या हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन जो होता है, क्योंकि पूरी राशि से प्रविष्टि की है, मतलब जितना आवेदन प्राप्त किए वहां पर क्या करते हैं, आवेदन के समय पूरी राशि को प्रविष्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आवेदन की दोनों प्रविष्टियां करने के बाद आप क्या करोगे, कुछ राशि वापस भी करोगे। एनालिसिस टेबल के माध्यम से हम देखेंगे राशि वापस करने की प्रविष्टि करेंगे। फिर आवंटन आएंगे, आवंटन में क्या हो रहा है, आवंटन में प्रीमियम आ रहा है और अवशिष्ट याचना, दोनों ही चीजें आ रही हैं। तो प्रीमियम और अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि हम देखेंगे। फिर प्रथम याचना आएंगे, प्रथम याचना में भी अवशिष्ट याचना है। फिर द्वितीय याचना आएंगे, फिर उसमें भी अवशिष्ट याचना है। तो आइए हम अब सवाल हल करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा ठीक है सवाल है। तो पहले ये आपकी सिलेबस के बुक से, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर आपका 71 है, पार्ट 2 की बुक है, ठीक ना। ठीक है, कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ठीक है। तो ये पहले चलते हैं हम आवेदन में। देखिएगा, पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि करेंगे। बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से, क्योंकि समता अंश सवाल में हमको समता अंश बताया, तो समता अंश आवेदन खाता से आवेदन को क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो 10,000 आवेदन हुए, आवेदन 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए प्राप्त किया जाएगा। 2 लाख रुपए प्राप्त करेगी कंपनी, पूरा बताएगी, जितना आवेदन अभी आया उससे पूरी प्रविष्टि करेगी, बताएगी इतना पैसा मेरे पास आ गया। 10,000 आवेदनों पर 20 रुपए प्रति आवेदन राशि प्राप्त। 10,000 आवेदन आए, आवेदन राशि 20 रुपए, पूरी राशि प्राप्त की गई। अब उसके बाद हम चलते हैं, इसको जो आवेदन है उसको बंद करके इसको पूंजी में हस्तांतरित किया जाएगा, क्योंकि ये पैसा जो आ रहा है वो पूंजी के रूप में है, मालिक पैसा लगा रहे हैं। तो जब मालिक पैसा लगा तो प्रविष्टि क्या होनी चाहिए, बैंक खाता डेबिट पूंजी खाता से, ठीक है। मगर आवेदन किस्तों में, क्योंकि पैसा किस्तों में लिया, इसलिए यहाँ पर हमने एक बस आवेदन का खाता खोल के रखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पास डेबिट के आवेदन को आप क्रिएट करके उसको क्लोज करेंगे। तो देखिएगा, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाते से पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है, ठीक है। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, ठीक है। 6,000 आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कितने से प्रविष्टि दिखाई है आपको, 10,000 पूरे आवेदनों से मैंने प्रविष्टि दिखाई। मगर जब पूंजी में हस्तांतरित करेंगे तो हम, क्योंकि 6,000 ही निर्गमन कर सकते हैं, तो 6,000, ठीक है, 6,000 अंशों पर 20 रुपए आवेदन राशि के हिसाब से हमारा 1,20,000 पूंजी में हस्तांतरित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आवेदन की प्रविष्टियां थी, पहले पैसा प्राप्त करने का, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने का, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आवेदन जो है वो 2 लाख से चालू किया गया, मगर यहाँ पर जब क्लोज किया गया तो 1,20,000 से ही क्लोज किया गया। अभी भी डिफरेंस, यानी कि 80,000 से यहाँ पर 80,000 से आप देखेंगे अभी भी ये ज्यादा है, मतलब कि क्रेडिट होकर अभी भी चालू है आवेदन, ठीक है। तो यहाँ बस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का मैटर है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, एनालाइज टेबल को देखना होगा। तो ये एनालाइज टेबल है इसका। तो इसके विश्लेषण सारणी को हम देखते हैं। तो विश्लेषण सारणी, ओवर सब्सक्रिप्शन, जब भी सवाल आपका किसका हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, मतलब कि ज्यादा आवेदन प्राप्त हो जाए, आवेदन ज्यादा प्राप्त हो गए तो आपको क्या बनाना होता है, आपको एनालाइज टेबल आपको बनाना होता है। तो हम एनालाइज टेबल देखते हैं। तो देखिएगा, ये फॉर्मेट है इसका, क्रमांक निर्गमन कितना किया गया, आवेदन कितना आए, आवेदन आएगा, ठीक है। उनको आवंटित कितना गया, देखेंगे आप, आवंटित कितना किया गया, आवेदन पर कितनी राशि प्राप्त की गई,
देय राशि कितनी थी, मतलब कितना राशि जितना आवंटन किया उसके हिसाब से कितनी राशि प्राप्त करनी चाहिए थी। ठीक है, तो जितना राशि हमने प्राप्त कर लिया और जितनी राशि हमको प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि हम राशि ज्यादा प्राप्त करेंगे तो आधिक्य सरप्लस कितना होगा, ये आधिक्य का कॉलम है, और इस सरप्लस को क्या किया जाएगा, ये समायोजन का कॉलम है। ठीक ना, तो इशू, अप्लीकेशन, निर्गमन, अप्लीकेशन कितना हुआ, अलॉटमेंट मतलब उनको अलॉट कितना किया गया, अप्लीकेशन पर अमाउंट कितना रिसीव किया गया, ड्यू अमाउंट कितना था, सरप्लस कितना हुआ और एडजस्टमेंट क्या होगा। ठीक ना, तो हम देखते हैं, क्योंकि निर्गमन 6000, पूरा 6000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 6000 ही निर्गमित कर सकते हैं। अब देखिएगा आप, मैंने दो कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है, क्यों, क्योंकि सवाल में कहा है कि इस 10,000 में से, जो एप्लीकेशन 10,000 का है, इसमें से पहले 8,000 को 6,000 पूरा का पूरा अंश आवंटित कर दिया गया। तो देखेंगे 8,000 को पूरा का पूरा 6,000 आवंटित कर दिया, बाकी के 2,000 जो बचते हैं उनको, उनका कुछ भी उनको नहीं दिया गया, अस्वीकार किया गया, उनकी राशि को वापस की जाएगी। तो पहले 8,000 आवेदन को 6,000 आवंटित किया गया। अब 8,000, जब इन्होंने आवेदन 8,000 किया तो उस पर 20 रुपए के हिसाब से इनसे राशि कितनी प्राप्त की, 1,60,000 रुपए। जबकि इनको 6,000 जब अलॉट किया गया था, आवंटन 6,000 किया था, तो 20 रुपए के हिसाब से कितना प्राप्त करना चाहिए था, इनसे 1,20,000 रुपए ही आना चाहिए था, मगर 1,60,000 आ गया, आवेदन ज्यादा किया था इन्होंने। तो बाकी का जो डिफरेंस निकलता है, मतलब आधिक्य, इन्होंने 1,60,000 दिया, 40,000 ज्यादा दे दिया, इस 40,000 को क्या किया जाएगा। सवाल कह रहा है कि आधिक्य जो अनुपातिक में जिनको आवंटित किया जा रहा है, उनका आधिक्य जो है उसको आवंटन पर समायोजित किया जाएगा। तो 40,000 रुपए जो इनका आधिक्य है उसको आवंटन पर समायोजित किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, 40,000 जो आधिक्य है उसको आवंटन पर समायोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 8,000 का हमने देखा। फिर बाकी के 2,000 इन्होंने पैसा कितना भेज दिया, 20 रुपए के हिसाब से, आवेदन 20 रुपए का, 20 रुपए के हिसाब से इन्होंने 40,000 भेज दिया, जबकि इनको कुछ भी आवंटन नहीं किया गया। तो जब कुछ भी नहीं दिया, स्वीकार कर लिया, तो इनसे कुछ भी पैसा नहीं प्राप्त होना चाहिए था। 40,000 रुपए इनसे प्राप्त हो गया, आधिक्य है, क्या किया जाएगा, इनको वापस कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, 40,000 को वापस करना है, और ये 40,000 को क्या करना है, आवंटन पर एडजस्ट करना है। पूरा आधिक्य कितना है, 80,000 रुपए है। देखेंगे आप, 10,000 पे 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए प्राप्त हुआ, जबकि 6,000 ही आवंटित कर रहे हैं, तो 20 रुपए के हिसाब से 1,20,000 प्राप्त होना चाहिए था। 80,000 ज्यादा है, 80,000 में से 40,000 वापस किया जाएगा, 40,000 एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि 8,000 आवेदनों को 6,000 अनुपातिक में आवंटित किया गया है। तो ये हमारा एनालाइज टेबल था। एनालाइज टेबल के हिसाब से आप याद रखिए, 40,000 वापस करना है और 40,000 को समायोजित करना है। तो हमने अभी आवेदन की प्रविष्टि देखी। आवेदन की प्रविष्टि हमने देखी। आवेदन में हमने देखा कि 10,000 आवेदनों पर 20 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए प्राप्त हो गए, ठीक है, मगर पूंजी में कितना हस्तांतरित किया जाएगा, जितना हम निर्गमित कर रहे हैं। ठीक ना, 6,000 अंशों को निर्गमित कर रहे हैं, 20 रुपए के हिसाब से 1,20,000 होता है, 1,20,000। आवेदन को हमने 2 लाख से क्रिएट किया है, मगर आवेदन को अभी हमने केवल 1,20,000 से ही बंद किया है। एक बार क्रिएट कर चुके हैं 2 लाख से, अब जब बंद करने का उसको समय है तो हमने केवल 1,20,000 से बंद किया। अभी भी 80,000 से क्या आवेदन हमारा खुला हुआ है। ठीक ना, तो हमको आवेदन खाते को बंद करना होगा, क्योंकि इसको हमने ऐसे समझने के लिए बस खोल के रखा हुआ है। ठीक ना, तो इसके नीचे हमको एक वापस करने की प्रविष्टि करनी होगी। वहां पर क्या होगा, 40,000 वापस कर रहे हैं, तो देखेंगे 80,000 से अभी यहाँ पर डेबिट है, क्रेडिट है। अब इसको फिर 40,000 से यहाँ पर डेबिट कर देंगे, तो 80,000 में से 40,000 फिर कटेगा, फिर भी 40,000 बचा हुआ रह जाएगा। वो किसका बचा हुआ है, वो आधिक्य का बचा हुआ है, जो जिसको एडजस्ट करना है, तो उसको हम चालू ही रहने देंगे। उसको कहाँ पर क्लोज करेंगे, जब आवंटन में हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमको एडजस्टमेंट कहाँ पर करना है, आवंटन पे करना है। तो आवंटन में जब पहुंचेंगे तो इस आवेदन को फिर से वहां जाकर, ठीक ना, अभी एक रेट है, वहां पर जाकर डेबिट कर देंगे 40,000 से, तो ये आवेदन पूरा बंद हो जाएगा। तो जब भी आपको समायोजन करने को बोले, ठीक ना, एडजस्टमेंट वाली एंट्री करने को बोले, तो आपको क्या करना है, उसको आवेदन को जितनी राशि अधिक है उसको, जो आप समायोजित करना चाह रहे हैं उसको चालू ही रहने दीजिए क्रेडिट करके। जहां पर भी आपको समायोजन करने बोलेगा, यहाँ पर आवंटन में समायोजन करने बोल रहा है, तो आवंटन में जाकर हम आवेदन को डेबिट कर देंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस करने की प्रविष्टि में। तो जब पैसा प्राप्त किए थे तो हमने प्रविष्टि किया था, बैंक को डेबिट किया था, आज पैसा वापस करेंगे तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे।
ठीक ना। जब पैसा प्राप्त किया था तो आवेदन को क्रेडिट किया था, आज हम पैसा वापस कर रहे हैं तो आवेदन को डेबिट कर देंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि राशि आई आवेदन से आई तो आवेदन को हमने क्रेडिट किया, आज राशि वापस कर रहे हैं तो आवेदन को डेबिट कर देंगे। तो देखिएगा, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से 2000 आवेदनों पर 20 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए वापस किए जा रहे हैं। टेबल में हमने देखा, विश्लेषण सारणी में हमने इसको देखा है। तो 2000 आवेदनों को अस्वीकार कर आवेदन राशि वापस किया गया। ठीक है, ये वापस करने की प्रविष्टि है। हम जब भी वापस करने की प्रविष्टि करेंगे तो आवेदन के नीचे ही आप क्या कीजिएगा, आवेदन की दोनों प्रविष्टियों के नीचे आप वापस करने की प्रविष्टि कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा आएगा आवंटन। अब क्या आएगा, हमारा आवंटन आएगा। तो आवंटन में क्या हो रहा है, आवंटन में देखेंगे प्रीमियम, ध्यान रखिएगा सवाल को, आवंटन में हमको प्रीमियम भी लेने को कह रहा है, और दूसरा चीज आवंटन में हमें अवशिष्ट याचना भी आ रहा है। एक रोहित जो है वो 300 अंशों पर आवंटन की राशि नहीं दे रहा है। ठीक है, रोहित जो है वो आवंटन की राशि नहीं दे रहा है। आवंटन प्रथम याचना द्वितीय याचना तीनों की राशि नहीं दे रहा है। तो अभी हम आवंटन में हैं, तो आवंटन में अवशिष्ट याचना रोहित के लिए आएगा। तो पहले कंपनी क्या करेगी, पहले दे की प्रविष्टि करेगी, मतलब कि बताएगी कि समय आ गया, पैसा लिया जाएगा आप सभी लोगों से। तो पहले वो पूंजी को बना लेती है। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पास प्रीमियम भी आ रहा है, तो मैंने बताया है कि प्रीमियम की प्रविष्टि आवंटन में बोला है, तो प्रीमियम की प्रविष्टि कैसे करेंगे, प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। कहाँ पास क्रेडिट करेंगे, दे वाली प्रविष्टि, मतलब कि जब हम पूंजी वाली प्रविष्टि करेंगे तब वहां पर प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये आवंटन का दे वाली प्रविष्टि है, तो यहीं पर प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। तो आप देखिएगा, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, आवंटन को डेबिट करेंगे, पूंजी को क्रेडिट करेंगे। समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, और उसी के नीचे प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से, प्रीमियम है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से। अब अमाउंट देखिएगा, 6000 अंशों को निर्गमित की है, आवंटित की है। आवंटन 50 रुपए के हिसाब से 20, 50, 30, 20, याद रखिएगा, पहला आवेदन 20, फिर 50, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 20, 20, 50, 30, 20। ठीक है, तो समता अंश आवंटन खाता डेबिट 6000 अंशों को निर्गमित कर रही है। 50 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए तक कंपनी बताएगी कि 3 लाख आवंटन का हो रहा है, इतना पैसा प्राप्त होगा। मगर इसमें से पूंजी का पैसा कितना है, केवल 30 रुपए, आवंटन राशि 30 रुपए की, 20 रुपए तो प्रीमियम है, वो प्रीमियम में लिखा जाएगा। तो 6000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से पूंजी में हम लिखेंगे 1,80,000 रुपए। बाकी का जो 1,20,000 है वो किसका है, प्रीमियम का है। तो 6000 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से 1,20,000 हमारा प्रीमियम का हो जाएगा। तो कंपनी ने बता दिया कि 3 लाख रुपए प्राप्त किया जाएगा, उसमें से 1,80,000 जो है वो पूंजी का है, पूंजी खाते में हस्तांतरित की गई, और 1,20,000 रुपए जो प्रीमियम का है, प्रीमियम खाते में क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो है, ये प्रीमियम जो होता है वो मालिकों का ही आधिक्य है, मतलब ज्यादा पैसा प्राप्त करे तो ये मालिकों के लिए ही होता है संचय के रूप में। ठीक ना, दायित्व, कंपनी के ऊपर दायित्व बनता है कि मालिक का पैसा है, बाद में जब भी होगा तो पैसा दे दिया जाएगा। तो 6000 अंशों पर 30 रुपए प्रति आवंटन राशि एवं 20 रुपए प्रति प्रीमियम राशि प्राप्य होने पर, मतलब दे आने पर, समय आने पर। तो हमने यहाँ पास आवंटन की दे वाली प्रविष्टि देखी। अब हम चलते हैं आवंटन का पैसा प्राप्त करने का प्रविष्टि देखेंगे। तो इस प्रविष्टि को देखने से पहले थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन को समझना होगा। इसके कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एक व्यक्ति जो 300 अंश रखा है वो क्या कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो अवशिष्ट याचना आ रहा है। तो अवशिष्ट याचना कहाँ पर प्रविष्ट किया जाता है, अवशिष्ट याचना जो होता है उसकी प्रविष्टि हम कहाँ हमको देखने को मिलती है, उसकी प्रविष्टि जो है वो आपको प्राप्त, जब आप पैसा प्राप्त करते हैं तब आपको अवशिष्ट याचना देखने को मिलता है। प्रीमियम जो होता है वो हमेशा दे वाले में किया जाता है, और अवशिष्ट याचना हमेशा जब पैसा प्राप्त करते हैं तब किया जाता है। तो आप अवशिष्ट याचना खाता खोल भी सकते हैं, आप चाहे तो अवशिष्ट याचना खाता नहीं भी खोल सकते हैं। तो मैंने अवशिष्ट याचना खाता नहीं खोला हुआ है, ठीक ना।
आप चाहें तो अवशिष्ट याचना खाता खोल भी सकते हैं। इसके वीडियो को भी मैंने बनाया हुआ है। तो यदि आप अवशिष्ट याचना के विषय में जानकारी आपको नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने थियोटिकल पार्ट और इसके प्रैक्टिकल दोनों ही सवालों को मैंने थियोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ों को मैंने समझाया हुआ है, ठीक ना। तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अवशिष्ट याचना, तो इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं। ये कैलकुलेशन, आवंटन के कैलकुलेशन को हम देखते हैं। तो देखिएगा, हाँ, तो आवंटन में क्या हो रहा है कि पहला तो समायोजन, क्योंकि आपको 40,000 रुपये अधिक के जो वहाँ पास एनालाइज टेबल के अनुसार हमने देखा, वो 40,000 अधिक के जो है उसका आपको समायोजन करना है। कहाँ पास? आवंटन में समायोजन करना है। तो पहला चीज़ कि यहाँ पर जितनी भी राशि प्राप्त होगी, 3 लाख रुपए राशि प्राप्त करना है, उसमें से तो पहला 40,000 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे पहले से पैसा पड़ा हुआ है। तो कंपनी बोलेगी ठीक है, आपका 40,000 रुपये काट दिया जाता है। अब मांगेगी उनसे 2,60,000 रुपये। उसमें भी क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो 300 अंश रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। 300 अंश रखा है, वो पैसा नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ पैसा और हमको नहीं मिलेगा, तो और देखना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन हमको। तो देखते हैं आवंटन पर, ठीक ना। तो आवंटन जो है वो 6,000 अंशों को निर्गमित किया गया। 50 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए प्राप्त करना है। अब क्या होगा, समायोजन भी है इसमें, 40,000 रुपये पहले से पड़ा हुआ है, 40,000 रुपये समायोजन करेगी तो कंपनी को पता चलता है कि 2,60,000 रुपये प्राप्त होगा। मगर क्या है, रोहित जो है वो 300 अंशों को रखा हुआ है और वो आवंटन का पैसा नहीं देगा 50 रुपए के हिसाब से, तो होता है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये इसका होता है। मगर थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको आवंटन 300 किया गया मगर इसने मांगा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो निर्देशन मंडल, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का मैटर है, और निर्देशन मंडल ने क्या किया, 8,000 के बदले 6,000 दे दिया। उस 8,000 में ये रोहित का भी आवेदन जुड़ा हुआ होगा, तो रोहित ज़्यादा आवेदन किया होगा, क्योंकि आवंटन तो उसको 300 किया मगर उसने आवेदन ज़्यादा किया होगा। तो हमको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि इसने जितना आवेदन किया होगा उसके हिसाब से इसने राशि भेजी होगी, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, रोहित जो 300 अंशों के लिए जिसने क्या किया, उसको आवंटित किया गया है, ठीक ना। तो आप देखिएगा यहाँ पास अनुपात, जो समानुपात क्या है, 8,000 के बदले 6,000। 8,000 लोगों ने आवेदन 8,000 किया और उनको दिया गया 6,000, यानी 8 के बदले 6। किसी ने 8 मांगा तो उसको 6 दिया। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, 4 के बदले 3, मतलब कि कोई 4 मांग रहा है उसके बदले में 3 दे दिया गया। आप इसको काट कर देखेंगे, यहाँ से जब इसको काटेंगे तो आपका 8 और 6 बचता है, ठीक है। अब इसको और छोटा करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति 4 मांगेगा तो उसको 3 अंश आवंटित कर दिया जाएगा। तो इसने 300 इसको आवंटित किया गया, आवंटित इसको 300 किया गया है, तो मांगा कितना होगा इसने, ठीक है। तो देखिएगा 4-3 अनुपात 4 और 3 का है, तो हमको तो इसके नीचे वाला, मतलब कि आवंटन का तो पता है, ये जो आवंटन का जो है, ये आवंटन का जो क्रम चल रहा है वो तो हमको पता है, मगर इसका ये आवेदन कितना किया वो नहीं पता। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि x, आवेदन मान लिया कि x। हमारा देखिएगा अब अनुपात क्या बैठता है, 4:x, 4:x समानुपात 3:300, 4:x समानुपात 3:300। इसको हम हल करते हैं, 3 गुणा होगा, 4 का इससे गुणा होगा, 3 का इससे गुणा होगा, तो 3x, यहाँ पर कितना आ गया 3x, और 4 का जब इससे गुणा होगा तो 4 तिहाई 1,200 रुपये होता है, ठीक ना। तो 3x बराबर 1,200, 3x बराबर 1,200। अब हम क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे और ये x के साथ गुणा हो रहा है, तो 1,200 के यहाँ पास गुणा हो रहा है, तो इधर जाकर क्या करने लगेगा, अपना पक्षांतरण यानी पक्ष बदलेगा अपना, तो इधर जाकर ये भाग करने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1,200 के नीचे 300 को 3 को लिख देंगे। क्या करेंगे, इस 3 को लिख देंगे। x के साथ गुणा हो रहा है, हमको x निकालना है, तो x अपने जगह पर रहेगा, ठीक ना। दायां पक्ष, ठीक ना, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये क्या करेगा, अपना पक्ष बदलेगा, इधर गुणा हो रहा है, इसके साथ जाकर भाग करने लगेगा नीचे, जस्ट विपरीत करता है, ठीक ना।
तो यहाँ पर ये इधर जाकर भाग करने लगेगा, बटे में 3 लिख देंगे। अब इस 1200 को 3 से भाग देंगे तो 400 आएगा, मतलब कि x 400, मतलब कि उसने आवेदन कितना किया, 400 के लिए आवेदन किया। उसने आवेदन 400 का क्लिक किया और उसको दिया कितना गया, 300 दिया गया। तो उसने जब आवेदन किया तो 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आवेदन की राशि इसने दी है, आवंटन से ये पैसा देना बंद कर दे रहा है, तो 20 रुपए के हिसाब से इसने दिया कितना, 8,000 रुपए दिया। जबकि इसको आवंटन 300 का किया गया है, तो आवेदन पर कितना प्राप्त होना चाहिए था, 6,000 रुपए ही प्राप्त करना चाहिए था। 2,000 रुपए इसका एक्स्ट्रा हो गया। तो कंपनी क्या बोलेगी, क्योंकि आप जितना भी आधिक्य हो रहा है, ये जो 2,000 रुपए वो 40,000 में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलेगी कि 2,000 रुपए जो आपका अधिक है उसको क्या किया जाएगा, आवंटन पे एडजस्ट किया जाएगा। अब 2,000 रुपए एडजस्टमेंट को बोल दी कंपनी। अब क्या हो रहा है, जब आवंटन का समय आ रहा है तो इससे पैसा मांगा जाए, ये तो दे ही नहीं रहा है, तो इसका पहले से पैसा 2,000 का तो पड़ा हुआ है, 15,000 रुपए इससे लेना है, मगर पहले से इसका 2,000 रुपए पड़ा हुआ है। तो इससे लेना कहना है, एक्चुअल में कितना लेना है, इससे लेना था 13,000 रुपए, जो ये नहीं दे पा रहा है। तो यही 13,000 रुपए जो है इसका अवशिष्ट याचना कहलाएगा। कहाँ पास, आवंटन में। आवंटन में ये 13,000 रुपए नहीं प्राप्त होगा, यही अवशिष्ट होगा। तो जहां पास 2,60,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए था, वहां पास 13,000 और नहीं प्राप्त होगा। किसका है, ये रोहित का है। तो कंपनी को पूरा मिलाकर आवंटन पर 2,47,000 रुपए प्राप्त होगा। तो ये हमने कैलकुलेशन देखा आवंटन का, मतलब कि उसकी राशि प्राप्त करने का, आवंटन पर कितनी राशि प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम इसको प्रविष्ट करते हैं, ठीक ना। तो पैसा प्राप्त करेंगे, कंपनी क्या करेगी, बैंक खाता डेबिट पहले बताएगी, बैंक खाता डेबिट पैसा आएगा। जहां पास 3 लाख रुपए आना चाहिए था वहां पर 40,000 रुपए नहीं आएगा समायोजन का। और दूसरा चीज, रोहित जो 15,000 रुपए होता है उसका 2,000 रुपए पहले से पड़ा, तो 13,000 रुपए और नहीं आएगा। तो 3 लाख में 40 प्लस 13 यानी 53,000 रुपए नहीं आएगा। तो कितना आएगा कंपनी के पास, 2,47,000 रुपए प्राप्त होगा, कंपनी बताएगी, ठीक ना। बैंक खाता डेबिट 2,47,000 रुपए, इसका कैलकुलेशन हमने देखा है, अभी आप देख सकते हैं इसके कैलकुलेशन को, ठीक ना। ये तीसरे नंबर पर इसका, ये आपका चौथे नंबर पर इसका कैलकुलेशन है, ठीक ना। तो ये चौथे नंबर पर कैलकुलेशन पे हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। 2,47,000 रुपए प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे वहां पास, क्योंकि ये यहाँ पर समायोजन भी बोल रहा है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पास हमको एक समायोजन भी करना है। जो 40,000 रुपए आपका आवेदन में अधिक राशि पड़ा हुआ था उसको यहाँ पास लाकर समायोजित करना है। तो आवेदन वहां पास क्रेडिट होकर क्या है, चालू है, अब डेबिट करके हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसको हमको आवंटन में हमको समायोजन करना था। तो यहीं पास आकर समायोजन करेंगे। तो देखिएगा, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता डेबिट 40,000 रुपए, ठीक है। ये समायोजन का, ये वापसी का नहीं है, वापसी का हम प्रविष्टि देख चुके हैं आवेदन के पश्चात, ठीक है। ये समायोजन का है जो आवंटन पे समायोजित किया जा रहा है। और उसके बाद ये, ठीक ना, समता अंश आवेदन मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर आवंटन होगा, समता अंश आवंटन खाता से, ये आवंटन का है। तो आवंटन को हमने, ठीक है, अभी देखेंगे आप 2,87,000, आप देखेंगे कि आवंटन को मैंने चालू कितने से किया है, डेबिट कितने से किया है, 3 लाख से मैंने डेबिट किया है। मगर यहाँ पर जब ये अभी डेबिट है, जब मैं क्रिएट करके वहां क्लोज करूंगा इसके प्राप्त वाली प्रविष्टि में, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 लाख से जब इस 3 लाख से जब डेबिट है तो 3 लाख से इसको क्रिएट करना चाहिए था, मगर कितने से मैंने इसको क्रिएट किया है, 2,87,000, 2,87,000 से ही मैंने इसको क्रेडिट किया है। इन दोनों का जोड़ जो है वो 2,87,000 आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर किया है। 13,000, जो 13,000 रुपए है उससे मैंने इसको क्या किया, अभी क्लोज नहीं किया, 13,000 रुपए मैंने यहीं पर इसको रहने दिया है। क्यों रहने दिया है, क्योंकि सवाल में हरण भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हरण बोल रहा है। तो जब हम हरण में पहुंचेंगे, जब हम क्या करेंगे, हरण में पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे, ये जो आवंटन डेबिट होकर चालू उसको वहां पर जाकर क्लोज कर देंगे, क्योंकि हरण की प्रविष्टि में क्या होता है, जो जो राशियां हमको नहीं मिलती हैं उन राशियों को भी क्रेडिट करना पड़ता है। जो राशि प्राप्त हो गई उसको भी क्रेडिट करते हैं हरण करके, और जो जो राशियां नहीं प्राप्त हुई उसको भी क्रेडिट करते हम जाते हैं। तो ये जो आवंटन यहाँ पर जो 13,000 से चालू है, जो किसका है, जो हमने निकाला था रोहित का, जो पैसा हमको 13,000 रुपये नहीं दे रहा है, तो नहीं दिया तो वो क्या हो गया, अवशिष्ट हो गया। तो अवशिष्ट को हम क्या करते हैं, आवंटन में ही रहने देते हैं, उसको चालू रहने देते हैं।
जब हरण की प्रविष्टि करेंगे तो वहां पर जाकर उसको क्लोज कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर जो आवंटन है उसको क्या किया गया है, 2,87,000 से ही क्लोज किया गया, 13,000 से भी इसको चालू रहने दिया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे आवंटन राशि प्राप्त, आवंटन राशि क्या की गई, प्राप्त की गई। 300 अंशों पर आवंटन राशि अप्राप्त एवं आवेदन पर अधिक को समायोजित किया गया। तो ये हमने आवंटन के विषय में देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रथम याचना में। ठीक है, तो प्रथम याचना में भी पहले क्या करेगी कंपनी, क्या कर रही है कि अभी सबसे पैसा अंतिम तक पैसा मांग रही, फिर अंतिम में वो हरण कर रही है, अभी बीच में हरण नहीं कर रही है। ठीक ना, तो देखिएगा अब प्रथम याचना आता है, प्रथम याचना की राशि वो बताएगी कि इतना होता है, अब प्राप्त किया जाएगा। तो पहले पूंजी बनाएगी, याचना प्रथम याचना को डेबिट करेगी, पूंजी को क्रेडिट कर देगी। तो समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 6,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से, क्योंकि प्रथम याचना जो है वो 30 रुपए का, 30 रुपए के हिसाब से होता है 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए कंपनी बताएगी 1,80,000 रुपए का प्राप्त होगा प्रथम याचना के नाम से, उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया, मतलब दे का समय आ गया है। ठीक है, 6,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति प्रथम याचना राशि प्राप्य होने पर। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रथम याचना में। हमने इसकी पूंजी वाली प्रविष्टि देख ली। प्रथम याचना में क्या क्या हो रहा है, प्रथम याचना 30 रुपए का है, और क्या हो रहा है, प्रीमियम जो था वो तो हमको आवंटन में ही बोल दिया, हमने कर लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन जो था उसका भी हमने पूरा देख लिया, आवंटन तक पूरा हो गया वो भी। ठीक है, यानी कि एनालाइज टेबल के अनुसार वो भी पूरा एडजस्ट हो गया, राशि भी वापस कर दी और समायोजित भी कर दिया। अब उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन भी आगे नहीं चल रहा है। ठीक है, पूरी राशि समायोजित कर की जा चुकी है। प्रथम याचना में क्या है, अवशिष्ट याचना आ रहा है। अब दोनों का अवशिष्ट याचना मतलब रोहित का भी और इतिका भी, क्योंकि इतिका अब क्या, इतिका भी आ जाती है। वो क्या कर रही है, वो जो है प्रथम याचना से पैसा नहीं दे रही है। ठीक है, रोहित तो आवंटन से पैसा नहीं दे रहा था, अब इतिका ने भी यहाँ पर प्रथम याचना से पैसा देना बंद कर दिया। तो 300, रोहित को तो 300 आवंटित किया गया था, अब इतिका को कितना आवंटित किया गया है, क्योंकि इतिका के बारे में केवल बताया कि उसने 600 आवेदन किया था, आवंटन नहीं बताया, तो हमको उसका आवंटन भी निकालना पड़ेगा। तो हमने अभी प्रथम याचना की यानी कितनी राशि प्राप्त की जाएगी, पूंजी वाली प्रविष्टि देख ली। अब हम चलते हैं रोकड़ प्राप्त करने का। तो रोकड़ प्राप्त करने से पहले इसके कैलकुलेशन को हमको देखना होगा। तो मैं जहां जहां प्रविष्टियां आती जा रही है उसकी कैलकुलेशन को मैं आपको समझाता जा रहा हूं, तो इसके कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, तो अब हम चलते हैं प्रथम याचना के कैलकुलेशन पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम याचना है और प्रथम याचना का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो प्रथम याचना पर क्या हो रहा है कि प्रथम याचना 6,000 अंशों पे किया जा रहा है। प्रथम याचना निर्गमन 6,000 अंशों को 30 रुपए के हिसाब से प्रथम याचना 1,80,000 रुपए होता है। अब दो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, एक तो रोहित पैसा नहीं दे रहा है और दूसरा इतिका भी पैसा नहीं दे रही है। तो रोहित का तो पूरा समायोजन हो चुका है। अब रोहित क्या होगा कि 300 अंशों पर, ठीक ना, इसको 300 अंश दिए गए हैं और 30 रुपए के हिसाब से उसका 9,000 रुपए वो नहीं देगा। इसका तो हमको पूरा मालूम है, 9,000 रुपये रोहित का होगा। और दूसरा चीज हमको इतिका का थोड़ा सा निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा हम पहले इसके कैलकुलेशन को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। तो आप देखिएगा ये इतिका का है, दूसरा मैंने एक नंबर रोहित के लिए लिखा है और ये दूसरा नंबर इतिका का है, ये दूसरे क्रम पे है। ठीक ना, तो इतिका के लिए देखिएगा, इतिका जो है वो क्या कर रही है, वो 600 के लिए आवेदन की थी। ठीक है, 600 के लिए आवेदन किया था इसने। ठीक है, तो हमारा अनुपात क्या है, यानी कि जो निर्गमित किए गए यानी अंशों का जो आवंटित किया गया वो किस अनुपात में किया गया, 8,000 के बदले 6,000, मतलब 4 और 3, जो पहले मैंने समझाया तो वही चल रहा है। ठीक ना, 4 और 3 में, ठीक है, 4 और 3 में 4 के बदले 3 दिया, कोई अगर 4 मांगेगा तो उसके बदले 3 दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको इतिका में क्या मालूम है, उसका आवेदन मालूम है, यानी 600 का आवेदन किया, तो ये 4 के नीचे 600 लिख देंगे। और उसका आवंटन नहीं मालूम है कि कितना उसको आवंटित किया गया, तो आवंटन के नीचे x लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा अनुपात क्या बनेगा, 4:600 समानुपात 3:x, 4:600 समानुपात 3:x। तो त्रिक गुणा करेंगे इस तरह, तो 4x और ये 3 का इससे गुणा हो जाएगा, 3 गुणित 600, ये हमारा बायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष। अब इसका पक्ष को बदल देंगे, x हमको निकालना है x,
तो 3 × 600/4, ठीक ना। इस 600 को 4 से काटेंगे तो 150 हमारा आता है। 150 को 3 से गुणा करेंगे तो 450, यानी कि उसने 600 मांगा था मगर उसको दिया कितना दिया जा रहा है, 450 ही आवंटन किया जा रहा है। 450 आवंटन किया जा रहा है, ठीक है। तो 450 जब आवंटन किया जा रहा है तो ये इसने आवेदन किया हुआ किस पर, 600 पे आवेदन किया। 600 पे आवेदन किया 20 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए, जबकि इसको आवंटित कितना किया है, 450, ठीक है। 20 रुपए के हिसाब से होता है 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपये आवेदन के समय 12,000 रुपये इससे प्राप्त कर लिया गया, जबकि 9,000 रुपये प्राप्त करना चाहिए। 3,000 रुपये एक्स्ट्रा है। अब इस 3,000 को कहाँ एडजस्ट की होगी, आवंटन में एडजस्ट की होगी। आवंटन के समय ये पैसा दे दे रही है, इसका मतलब कि इसका जो भी आधिक्य था, रितिका का जो भी आधिक्य था वो पूरा समायोजित हो चुका है। अब जब प्रथम याचना में आएंगे तो इसका कुछ भी समायोजन करने के लिए नहीं है, मतलब कि कंपनी ने जो भी इसका पैसा आधिक्य के रूप में रखा था उसको पूरा एडजस्ट कर लिया है। अब कंपनी जब प्रथम याचना मांगेगी तो उससे पूरा पैसा मांगेगी, भैया कि प्रथम याचना का 30 रुपए होता है, आप दीजिए। जितना भी अंश आपको आवंटित किया गया है, आपको 450 अंश आवंटित किया गया है, 30 रुपए के हिसाब से आप क्या कीजिए, पैसा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास पूरा चीज, मतलब कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो आधिक्य का जो मैटर था वो पूरा समायोजित हो चुका है। यहाँ पास हमको केवल ये देखना है, एक व्यक्ति को 300 अंश आवंटित किया गया है, दूसरे रितिका को 450 आवंटित किया गया है, इनसे पूरा पैसा मांगा जाएगा। यानी इन दोनों का मिलाकर 750 अंश हो जाता है आवंटन का। तो इनसे पूरा 30 रुपए के हिसाब से पैसा मांगेगा, दोनों नहीं दे पाएंगे, दोनों ही नहीं दे रहे हैं। पूरा मिलाकर होता है 22,500 रुपए। 9,000 रुपए इसका और 30 रुपए के हिसाब से आप देखेंगे इसका, तो 3×5 = 15 की 5 और 3×4 = 12, 13,500 इसका, 9,000 इसका और 13,500 रुपए इसका, दोनों का आप मिलाएंगे तो 22,500 रुपए हो जाता है। ये लोग प्रथम याचना में दोनों का मिलाकर 22,500 रुपए नहीं दे रहे हैं। तो जहां पास कंपनी को 1,80,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए तो वहां पास 22,500 नहीं प्राप्त होगा इन दोनों का मिलाकर। तो कितना कंपनी को प्राप्त होगा प्रथम याचना पर, 1,57,500, 1,57,500 रुपीज पूरा प्राप्त होगा। जहां पास 180 रुपीज प्राप्त, 1,80,000 रुपीज प्राप्त होना चाहिए था, वहां पास 1,57,500 रुपीज प्राप्त होगा, ठीक है। 22,500, 22,500 जो है वो क्या हो जाएगा, कॉल्सिन एरियर, ठीक है, अवशिष्ट याचना हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पास अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि कहाँ पास होती है, जब राशि प्राप्त करते हैं तब हम अवशिष्ट याचना को लिखते हैं। तो अवशिष्ट याचना, अभी हम प्रथम याचना की राशि प्राप्त करने वाली प्रविष्टि में आ गए हैं। तो यहाँ पास आप चाहें तो अवशिष्ट याचना खाता खोल भी सकते हैं डेबिट करके, मैंने नहीं खोला हुआ है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो अवशिष्ट याचना का पैसा है वो क्या रहे, प्रथम याचना में खुला ही रह जाए, मतलब कि याचना को मैंने डेबिट करके चालू ही रहने दिया है। इसको क्लोज कब करूंगा, जब इसका हरण की प्रविष्टि हम देखेंगे, ठीक है। हरण की प्रविष्टि में वहां पर याचना की राशि जो नहीं प्राप्त हुई वहां पर जाकर क्रिएट करके उसको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो राशि प्राप्त करते हैं, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, ठीक है। समता अंश प्रथम याचना खाता से, प्रथम याचना को डेबिट किया, आप क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे जहां पर हमको 6,000 अंशों को इस पर पैसा मिलना चाहिए, तो वहां पर 750 अंशों का इन दोनों का मिलाकर नहीं मिला। तो कितने अंशों पर पैसा मिला, 5,250 अंशों पर पैसा प्राप्त हुआ। 30 रुपए के हिसाब से होता है 1,57,500 रुपए, 1,57,500। इससे हम क्या करेंगे, बैंक को दर्शाएंगे, पैसा प्राप्त होगा और इसी से अपने प्रथम याचना खाते को भी हम क्लोज कर देंगे। 22,500 यहाँ पर अभी भी डेबिट है, क्यों डेबिट है, अवशिष्ट याचना की राशि इसी में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। वो अभी हमने प्रथम याचना के नाम से इसको चालू रहने दिया है। हम कहाँ पर क्लोज करेंगे, जब हरण की प्रविष्टि करेंगे तब वहां पर जाकर उसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। तो हरण की प्रविष्टि में क्या क्या जो जो राशियां नहीं प्राप्त होती वहां पर क्रिएट करके उसको क्लोज किया जाता है। तो ये हमारा हो गया प्रथम याचना। अब हम आते हैं द्वितीय याचना में। तो द्वितीय याचना में भी, द्वितीय याचना का भी वैसे पैसा मांगेगा, ठीक है। कंपनी पैसा मांगेगी, पूरा पैसा वो बना रही है, पूरी पूंजी को बना रही है, अंतिम तक पूंजी बना रही है वो, ठीक है। समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, ठीक है। 6,000 अंशों पर द्वितीय याचना 20 रुपए का है, 20 रुपए के हिसाब से कंपनी बताएगी 1,20,000 रुपए प्राप्त होगा।
ठीक है, 6,000 अंशों पर 20 रुपए प्रति अंश। द्वितीय व अंतिम याचना राशि देय होने पर। अब राशि को हम प्राप्त करने की प्रविष्टि देखेंगे। तो पहले पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसके कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन सिंपल सा है, ठीक ना। देखेंगे द्वितीय याचना में, ठीक ना, 6,000 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से कंपनी 1,20,000 रुपए मांगेगी। फिर वही 300 प्लस 450, यहाँ पर कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया हुआ है। 300 प्लस 450 750 होता है। 750 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से दोनों का पैसा नहीं प्राप्त होगा, दोनों ही अब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मांगों का दोनों ही पैसा नहीं दे रहे हैं। तो 20 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए होता है। 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, और 2 शून्य 1 2 या 2 शून्य लगा देंगे, ठीक ना। तो 15,000 रुपए होता है। जहां पास 1,20,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए तो वहां पास 15,000 रुपए नहीं प्राप्त होगा। कितना पैसा प्राप्त होगा, 1,05,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो हम बैंक में इस 1,05,000 को दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसको पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि में, द्वितीय याचना का। तो वही वैसे ही बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से। 1,05,000 1,05,000 उतना ही, 5,250, 6,000 में 750 घट गया, तो 5,250 पे 20 रुपए के हिसाब से 1,05,000 रुपए होता है। 5,250 अंशों पर 20 रुपए प्रति अंश द्वितीय व अंतिम याचना राशि प्राप्त, ठीक है। तो हमने यहाँ तक किस्तों की पूरी प्रविष्टि कर ली। आवेदन की 2 प्रविष्टियां, आवंटन की 2 प्रविष्टियां, प्रथम याचना की 2 प्रविष्टियां, द्वितीय याचना की 2 प्रविष्टियां, ठीक है। हमने पूरी किस्तों तक हमने पूरी प्रविष्टि कर ली है। अब कंपनी क्या बोल रहा है, सवाल हमको बोल रहा है कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उनके अंशों को क्या किया जाए, हरण कर लिया जाए, यानी हर लिया जाए। तो अब हम हरण की प्रविष्टि देखेंगे। हरण की प्रविष्टि के पश्चात हम पुनर्निगमन की प्रविष्टि देखेंगे, और उसके पश्चात हम क्या देखेंगे, एक पूंजी संचय की प्रविष्टि हम देखेंगे, ठीक ना। तो आते हैं अब हम हरण की प्रविष्टि में। तो हरण की प्रविष्टि कैसे होती है, क्योंकि अब जो जिनको अंश आवंटित कर दिया गया था उनके अंशों को रद्द किया जाएगा, उनके अंशों को रद्द कर दिया जाएगा। तो जब रद्द कर दिया जाएगा मतलब कि अब वो मालिक नहीं रहेंगे। तो जब वो मालिक थे तो पूंजी बनती आ रही थी, मतलब जब मालिक होता है तो वो क्या करता है, पैसा देता है, और पैसा देता है तो पूंजी बनते आती, मतलब पूंजी को क्रेडिट करते आते हैं। अब ये जब इसके अंशों को रद्द कर दिया जाएगा तो मालिक नहीं रहेगा, तो मालिक नहीं रहेगा तो क्या किया जाए, उसकी पूंजी को समाप्त किया जाए। पूंजी डेबिट होकर क्रेडिट होकर बनती है, डेबिट होकर समाप्त हो जाएगी, इसलिए पूंजी को यहाँ पर डेबिट किया जाता है। देखिएगा, समता अंश पूंजी खाता डेबिट किनका, केवल जिनके अंशों को हरण किया जा रहा है। दोनों का मिलाकर 750 अंश दिया गया था। 100 रुपए के हिसाब से अंकित मूल्य से पूंजी, क्योंकि अंकित मूल्य से ही क्रेडिट होती आ रही है। आप जब भी पूंजी का आप क्रेडिट का जब भी पूंजी का प्रविष्टि देखोगे आप यहाँ पास, जैसे आप आवेदन में आवंटन में देखोगे पूंजी कितने से बनी, 30 रुपए जो अंकित मूल्य था। आवेदन में पूंजी कितनी से बनी, ठीक ना, आवेदन में आप पूंजी देखेंगे जो अंकित मूल्य था 20 रुपए, उसी से बनी। तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो क्लोज भी हम अंकित मूल्य से ही करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे समता अंश पूंजी खाता डेबिट 750 अंश, मतलब दोनों का मिलाकर 750 अंश होता है। 100 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए हो गया, ठीक है। 75,000 रुपए इनसे पूंजी के रूप में मिलना चाहिए था। कुछ पैसा मिल चुका है, कुछ पैसा नहीं मिला है। तो जो पैसा मिल चुका है उसको हरण में डाल दीजिए, जो पैसा मिल चुका है उसको हरण में डालेंगे। हम इसका कैलकुलेशन अभी करेंगे। हरण में क्रेडिट करके डालते हैं, हरण को क्रेडिट करेंगे। और जो पैसा नहीं मिला है उसको क्या करते हैं, जैसे आवंटन पे पैसा नहीं मिला, जितना पैसा नहीं मिला देखेंगे आप, आवंटन को मैंने वहां पर डेबिट करके चालू रहने दिया था। अब यहाँ पास क्लोज करूंगा, जो पैसा नहीं मिला देखेंगे आप, 13,000 रुपए नहीं मिला था, 13,000 रुपए नहीं मिला था। आवंटन को डेबिट करके 13,000 चालू रहने दिया था। अब यहाँ पास उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। उसी तरह प्रथम याचना में आप देखेंगे दोनों का 22,000 रुपए, 22,500 रुपए नहीं प्राप्त हुआ था, उसको हमने क्लोज किया। और द्वितीय याचना में उसी तरह 15,000 रुपए जो हमने कैलकुलेशन किया था, 15,000 रुपए नहीं प्राप्त हुआ, जो हमने डेबिट करके उसको द्वितीय याचना में चालू रहने दिया था। अब हम उसको आकर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा हरण की प्रविष्टि थे। इसका कैलकुलेशन को थोड़ा सा हमको देखना होगा। क्या है कि यहाँ पास एक चीज आपको मैंने बताया था प्रीमियम के विषय में। तो प्रीमियम के विषय में मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसके क्या होता है कि जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे हुआ हो और जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है, यदि उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है
तब जितना पैसा उससे नहीं प्राप्त हुआ उस प्रीमियम खाते को डेबिट करना होता है। जो पैसा मिल गया उसको डेबिट नहीं करेंगे, उससे प्रीमियम को नहीं बंद करेंगे, मगर जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है उसको हमको क्लोज करना होगा। क्योंकि आपने तो क्रिएट करके शो कर दिया कि ठीक है प्रीमियम इतने से बन गई, मगर एक्चुअल में तो पैसा नहीं प्राप्त हुआ ना। तो एक्चुअल में जब पैसा नहीं प्राप्त हुआ तो आपका जब क्या होगा कि आपका प्रीमियम जो है क्रेडिट करके वहां पास आवंटन के समय जब आप परिस्थिति देखेंगे तो प्रीमियम वहां पास क्रेडिट है, पूरे से क्रेडिट है, मगर ये पैसा आपको नहीं मिला। तो नहीं मिला तो वहां पास क्रेडिट होकर चालू ही रह जाएगा, वो बताएगा कि पैसा मिल चुका है, जबकि आपको पैसा तो मिला नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, उसको डेबिट करके क्लोज करना होगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी सवाल प्रीमियम वाला हो और यदि हरण आ रहा हो, प्रीमियम वाला हो और हरण आ रहा हो और जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे केवल 300, जो रोहित है वो आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है और आवंटन के समय प्रीमियम की बात की गई है, मतलब कि प्रीमियम का पैसा भी नहीं दे रहा है। तो ये प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहा है, तो प्रीमियम जितना पैसा नहीं दे रहा है प्रीमियम को डेबिट करना होगा। और यदि हम इतिका की बात करें तो इतिका ने दे दिया, क्योंकि ये आवंटन का पैसा दे दे रही है, इसका मतलब कि ये प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे रही है। तो जब ये प्रीमियम का पैसा दे दे रही तो इसके प्रीमियम को हमने डेबिट नहीं किया, मगर हमने रोहित के प्रीमियम को डेबिट करके क्लोज किया है। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान देना होता है, यही बात को मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इसके कैलकुलेशन को अब हम देखते हैं, हरण के कैलकुलेशन को हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि इससे पूरा मिलाकर 300 अंशों को इसको आवंटित किया गया है 120 रुपए के हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी मैं इसका ले रहा हूं। अगर प्रीमियम ये दे देता तो मैं प्रीमियम का पैसा नहीं लेता, मगर इसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, इसलिए पूरा मैंने क्या किया, प्रीमियम को जोड़ते हुए एक जो अंश है उसका पूरा मूल्य ले लिया है, निर्गमन मूल्य को ले लिया है। तो 300 अंशों पे 120 रुपए के हिसाब से इसे पूरा प्राप्त करना था 36,000 रुपए, 36,000 रुपए प्राप्त करना था। और इसने केवल आवेदन का ही पैसा दिया है। और आवेदन का पैसा कैसे दिया है, आवेदन के समय इसने 400 आवेदन किया था और 20 रुपए के हिसाब से इसने 8,000 रुपए दे दिया है। 36,000 में से 8,000 इसने दे दिया, इसने 28,000 रुपए नहीं दिया है, 28,000 रुपए नहीं दिया है। अब इसमें देखिएगा 28,000 में दोनों ही चीजें हैं, प्रीमियम भी है और साथ में आपका पूंजी भी है। तो इसकी पूंजी को हम देखते हैं 300 अंशों पर, क्योंकि पूंजी जो हमारी है वो कितने से बनेगी, 100 रुपए से बनेगी। ठीक है, पूंजी जो हमारी है वो 100 रुपए से बनेगी, तो पूंजी 100 रुपए के हिसाब से होता है इसका 30,000 रुपए। तो ये 8,000 रुपए जो है हम पूरा का पूरा इस 30,000 से कर देंगे। 6,000 जो इसका प्रीमियम है उसको हम मानेंगे कि उसने पूरा ही पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो इस 30,000 में से 8,000 मतलब कि पूंजी का इसने कितना नहीं दिया, पूंजी का इसने 22,000 रुपए नहीं दिया और 6,000 रुपए इसने प्रीमियम का नहीं दिया। प्रीमियम आप जब निकालेंगे 300 अंशों पे 20 रुपए के, तो प्रीमियम का पूरा ही 6,000 रुपए इसने दिया। ठीक है, तो 22,000 रुपए पूंजी का नहीं दिया और प्रीमियम का 6,000 रुपए नहीं दिया। मैं क्यों अलग बता रहा हूँ, क्योंकि हमको इसको प्रविष्टि अलग अलग करना है, तो 6,000 रुपए को हमको अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि ये प्रीमियम जो है, ठीक, प्रीमियम जो अप्राप्त प्रीमियम है, जो इसका अप्राप्त प्रीमियम जो निकलता है वो हमारा कितना आया, 6,000 रुपए आता है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं ये इसका पूरा कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन मैंने इसका आवेदन का समझाया और बारी बारी अलग से समझाया हुआ है। आप देखेंगे आवेदन पर इसने 400 आवेदन किया, 20 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए इसने दे दिया, जबकि इसको 300 ही आवंटित किए गए थे, 20 रुपए के 6,000 रुपए होता है। इससे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। अब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा क्या किया जाएगा, आवंटन पे एडजस्ट किया जाएगा। अब आवंटन का समय आएगा, कंपनी मांगेगी इससे 15,000 रुपए दीजिए, 300 अंशों पर 50 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए दीजिए, मगर ये बोलेगा 2,000 रुपए तो पहले से ही है। ठीक है, तो 2,000 रुपए काटने के बाद 13,000 रुपए दीजिए। तो 13,000 रुपए जब इससे मांगेगी तो ये क्या कर रहा है, ये तो दे ही नहीं पा रहा है, तो पूरा 13,000 रुपए ये नहीं दे पाएगा। अब ये 13,000 रुपए जो है इसमें प्रीमियम का भी पैसा है, क्योंकि 30 रुपए आवंटन, 20 रुपए प्रीमियम। तो ये 13,000 रुपए को हमको पूंजी और प्रीमियम में इसको हम बांट कर देखते हैं। क्यों बांट कर देखते हैं, क्योंकि हम जब हरण करेंगे तो वहां पर प्रीमियम को हमको अलग करके लिखना है। ठीक ना, तो देखते हैं पूंजी में 3,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से होता है 9,000 रुपए। ठीक है, इसका कितना होता है,
9,000 रुपये, केवल आवंटन के विषय में बता रहा हूँ। इसका 9,000 रुपये आवंटन का होता है, पूंजी में आवंटन का होता है, तो 2,000 रुपये तो इसका एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि 7,000 रुपये आवंटन का और 6,000 रुपये प्रीमियम का, दोनों मिलाकर ये 13,000 रुपये नहीं दे रहा है। ठीक है। उसी तरह जब प्रथम याचना में आएंगे तो प्रथम याचना में 300 अंशों पे 30 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये नहीं देगा। द्वितीय याचना में उसी तरह 300 अंशों पर 20 रुपये, 6,000 रुपये नहीं देगा। तो जब तीनों आप मिलाएंगे 7,000, 9,000 और 6,000, जब तीनों मिलाएंगे तो आपका 22,000 रुपये होता है। 7 और 9 16, 16 और 6 हमारा 22,000 रुपये। 22,000 रुपये प्रीमियम का और प्लस 6,000 रुपये प्रीमियम का अलग से जब हम देखते हैं तो पूरा मिलाकर इसका 28,000 रुपये होता है। तो यहाँ पर अलग क्यों किया गया है? क्योंकि इस प्रीमियम को मेरे को अलग शो करना है, इसलिए मेरे को ये कैलकुलेशन करना पड़ गया है। तो आप इस कैलकुलेशन को समझिए, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर प्रीमियम इसका हम ये मान रहे हैं कि जो भी इसका अधिक है वो पूरा का पूरा पूंजी से कवर, यानी पूंजी से एडजस्ट किया जाएगा। प्रीमियम से उसको हम कुछ भी कवर नहीं करेंगे। प्रीमियम को मानेंगे कि पूरा ही प्रीमियम का इसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है। तो हम इसका अब हरण का प्रविष्टि देखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हरण की प्रविष्टि है। 75,000 रुपये इन दोनों का मिलाकर 75,000 रुपये होता है। क्योंकि प्रीमियम का प्रविष्टि मेरे को समझाना था, इसलिए कैलकुलेशन मैंने समझाया। 300 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये प्रीमियम का हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया। अब हरण कितना करें, हरण की राशि हमको देखनी होगी, ठीक ना। और आवंटन में आवंटन 13,000 रुपये, ये हमारा किसका है? ये हमारा केवल रोहित का है। रोहित ही आवंटन का पैसा नहीं दे रहा है। प्रथम याचना का मैंने प्रविष्टि आपको समझाया था, 22,500 रुपये नहीं प्राप्त हो रहा था। और द्वितीय याचना में भी इसी तरह 15,000 रुपये नहीं प्राप्त हो रहा। तो हम थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को देखते हैं। ये जो 30,500 जो हरण किया राशि प्राप्त करने की, इस प्रविष्टि को हमको देखना होगा, ठीक ना। इसके कैलकुलेशन को हमको देखना होगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन है, देखिएगा, ठीक ना। तो इनकी राशियां क्या क्या प्राप्त हो गई हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी राशियां जब हम प्राप्त करने का हम देखते हैं तो एक तो 400 पर, मैं किसका बता रहा हूँ, ये रोहित का बता रहा हूँ। रोहित ने क्या किया, जिसको 400 आवेदन, बस इसने आवेदन का पैसा दिया है और वहां पर इसने 20 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये दे दिया। ठीक है। रोहित ने इतना दे दिया, 8,000 रुपये। इस पैसे को जब्त किया जाएगा। और उसी तरह जब ईतिका का आप देखेंगे तो ईतिका ने क्या क्या दिया, ईतिका ने हमको दिया आवेदन का और प्लस आवंटन, दोनों ही का पैसा दे दिया। ठीक है। तो ईतिका का जब हम दोनों चीजें देखेंगे, आवेदन और आवंटन, तो उसमें उसने प्रीमियम का जो 20 रुपये प्रीमियम का जो पैसा दिया था उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब जिसके अंशों को हरण किया जाता है, यदि उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो उस पैसे को नहीं देखा जाता, मतलब कि प्रीमियम को अब हम नहीं लेंगे। इसके प्रीमियम को हमने लिया मगर इसके प्रीमियम को हम नहीं लेंगे। तो ईतिका जिसको 450 दिया गया था, उसने क्या किया, आवेदन और आवंटन दोनों का मिलाकर 20 और 30 50 रुपये दे दिया है, मतलब कि 22,500 रुपये इसने दे दिया है। पूरा मिलाकर होता है 30,500 रुपये हमको प्राप्त हो गया है। पूरा मिलाकर कितना हो गया, 30,500 रुपये हमको प्राप्त हो गया है। ठीक ना। तो यहाँ पर वही प्रविष्टि है, ये जो 30,500 रुपये जो हमको प्राप्त हुआ है दोनों का मिलाकर, यहाँ पर हम 30,500 हरण के रूप में लिख देंगे। इतना पैसा हमको मिलना चाहिए था। प्रीमियम का पैसा भी मिलना चाहिए था, किससे, रोहित से नहीं प्राप्त हुआ, हमने डेबिट करके उसको भी क्लोज कर दिया। पूंजी का 75,000 रुपये प्राप्त होना चाहिए था, पूरा पैसा नहीं प्राप्त हुआ, पूरे पूंजी को हमने बंद कर दिया। ठीक है। उस पर 30,500 रुपये प्राप्त हो गया था, हरण में डाल दिया। और बाकी का जो पैसा नहीं प्राप्त हुआ था हमने बारी बारी लिख दिया। आवेदन पर नहीं प्राप्त, आवंटन पर नहीं प्राप्त हुआ 13,000 रुपये उसको लिखा, प्रथम याचना पर नहीं प्राप्त हुआ उसको लिखा, और द्वितीय याचना पर नहीं प्राप्त हुआ उसको भी हमने लिख दिया है। तो आप देखेंगे ये सब कॉल्स इन एरियर्स का है, 13,000 रुपये, ठीक ना, 22,500 और ये 15,000 रुपये, ये हमारा कॉल्स इन एरियर का है, जो बारी बारी हमने प्रविष्टि इस तरह देखी। तो 750 अंशों को हरण किया गया, 750 अंशों को क्या कर लिया गया, हरण कर लिया गया। अब उसके बाद हरण करने के पश्चात हम आते हैं पुनर्निर्गमन पे। तो देखेंगे पूरे ही अंशों को पुनर्निगमित किया जा रहा है, 750 अंशों को पुनर्निगमित किया जा रहा है 80 रुपए के हिसाब से, मतलब बट्टे पे किया जा रहा है, 20 रुपए छोड़ दिया जा रहा है। तो बट्टा क्या है, हानि है। अब इस हानि को क्या होता है, हानि हमेशा डेबिट करके लिखी जाती है।
तो यहाँ पर हम हानि न लिखकर उस हानि को हरण से लिखेंगे। क्यों हरण से लिखेंगे? क्योंकि ये दोबारा पुनर्निर्गमन किया जा रहा है। एक बार पहले हो चुका था, एक बार ये अंश पहले निर्गमन हो चुका था, और जब पहली बार हुआ था तो उस पर हमने इसको जब जब्ती किया तो उस पर कुछ पैसा हमको क्या हुआ, प्राप्त हो चुका है। 30,500 रुपये इस पर प्राप्त हो चुका है। तो जब इस पर 30,500 रुपये प्राप्त हो चुका था, ये तो हमारे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, फिर से दोबारा निर्गमन कर रही, फिर से पैसा प्राप्त कर रही है। तो इस पर जो पहले से पैसा प्राप्त किया जा रहा है उसका क्या? तो ये पैसा जो है यदि ये जो हरण किया गया राशि है, और यदि उस अंशों को दोबारा पुनर्निर्गमन किया जा रहा है, यदि कुछ छूट पर निर्गमन किया जा रहा है, हानि करके निर्गमन किया जा रहा है, तो हानि कहाँ से कवर की जाती है, मतलब कहाँ से उसका समायोजन किया जाता है उस हानि को? उस हानि को जो पैसा जब्त किया गया उसी से उसको समायोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हरण को हमने क्रेडिट किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हरण को डेबिट कर देंगे, यानी इसको समायोजित कर रहे हैं हम कवर कर रहे हैं। इससे 15,000 रुपये जो हमको हानि होगी उसको हम काट रहे हैं। तो आप देखेंगे इसका बैंक खाता डेबिट 750 अंशों पे 80 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आएगा, 60,000 रुपये आएगा। जबकि पूरा ही आप पुनर्निर्मित कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा आना चाहिए था, 100 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अंकित मूल्य 100 रुपए है तो 75,000 रुपये आना चाहिए था, मगर पैसा कितना आ गया, 60,000 ही आया पुनर्निगमन पे। 15,000 की हानि हो रही है, तो क्या करें, इस 15,000 हानि को जो पैसा जब्त किया उससे कवर कर लीजिए। तो हरण जब्ती कैसे आपने किया, हरण में डाल दिया है, तो हरण क्रेडिट करके चालू है तो डेबिट कर दीजिए उसको। अंश हरण खाता डेबिट, अंश हरण खाता डेबिट 15,000 से। फिर उसके बाद ये हमारा क्या था, ये पुनर्निर्गमन था, पूंजी बनेगी तो पूंजी को हम क्रेडिट कर देंगे समता अंश पूंजी खाता से। बैंक खाता डेबिट, अंश हरण खाता डेबिट और समता अंश पूंजी खाता से 60,000 रुपये पैसा प्राप्त हुआ। 15,000 रुपये नहीं प्राप्त हुआ, कम प्राप्त हुआ, बट्टे के रूप में निर्गमित किया था 20 रुपये। कहाँ से कवर करेंगे, हरण से कवर करेंगे 15,000 रुपये, और पूंजी हमारी अंकित मूल्य से बनेगी 750 गुणित 100। अंकित मूल्य 100 रुपये था, 100 अंकित मूल्य इसलिए पूर्ण पद्धति लिखा जाता है, ठीक ना। तो 75,000 रुपये से हमारी पूंजी बन जाएगी। तो ये हमारा पुनर्निगमन का प्रविष्टि था। अब पुनर्निगमन प्रविष्टि करने के पश्चात एक और हमको प्रविष्टि करनी होती है जिसको हम पूंजी संचय की प्रविष्टि बोलते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जब आप अंशों को हरण करते हैं तो उस पर क्या होता है, कुछ राशि भी आप जब्त कर लेते हैं, मतलब उसका पैसा भी आप रख लेते हैं। भैया पैसा आपको प्राप्त हुआ तो अब आप उस पैसे को कंपनी ने वापस नहीं की, उस पैसे को क्या की, उसको रख लिया अपने पास, और पैसा तो इसका रख ली, साथ में क्या कर रही है, फिर से पुनर्निगमन मतलब फिर से पैसा प्राप्त कर रही है। तो एक तरह से ये पैसा क्या हुआ, एक तरह से ये पैसा जो हुआ पूंजी के रूप में आपके पास बन रहा था, ये पैसा पूंजी के रूप में आपके पास आया था। तो ये पूंजी के रूप में क्या हो गया, आपके पास बच गया, क्योंकि पूरे अंशों को आपने हरण निर्गमन कर दिया है, तो ये पैसा क्या हो गया, पूंजी के रूप में आपके पास बच गया। इसीलिए इस पैसे को क्या करते हैं, पूंजी संचय, मतलब कि पैसा पूंजी के नाम से आया था उसको हम पूंजी संचय में डाल देते हैं, मतलब पूंजी के रूप में हमने बचा के रख लिया। ठीक है, तो देखिएगा इसका प्रविष्टि कैसे होता है। तो ये पैसा अभी भी हरण में है, 15,000 तो आपने कवर कर लिया, 30,500 में 15,000 ने तो आपने कवर कर लिया, मगर अभी भी आप इसको जब माइनस करेंगे 30,500 में, अभी भी आप जब माइनस करेंगे 30,500 में, जब आप माइनस करेंगे 30,500 में कितना, 15,000 रुपये जो आपने कवर किया, तो अभी भी देखेंगे आप हरण में जो है वो 15,500 रुपये अभी भी बचा हुआ है क्रेडिट करके। तो क्या करना होगा, उसको हमको पूंजी संचय में, हरण में नहीं रहने देंगे, क्योंकि अब अंश हरण के रूप में नहीं रह गया, उसको तो पुनर्निर्मित कर दिया गया है। तो इस 15,500 को हम क्या करेंगे, पूंजी संचय में हस्तांतरित करेंगे। तो हरण वापस क्रेडिट है, डेबिट करेंगे, अंश हरण खाता डेबिट और पूंजी संचय खाता से 15,500 15,500, शेष हरण राशि पूंजी संचय खाता में अंतरित। तो ये हमारा सवाल था, ये आपका एनसीईआरटी बुक्स, आपके सिलेबस के बुक से पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 14। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आएगा। सवाल बहुत ही बढ़िया था और बहुत सारे मैटर को इसने कवर किया। तो आप सवाल जब भी पढ़ें तो उस सवाल के जो पॉइंट्स हैं उसको याद रखें, और पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर उसकी प्रविष्टि की जाएगी उस प्रविष्टियों को भी आप ध्यान रखें। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे होता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आगे भी इसी चैप्टर पर मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहूँगा, तो आप इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें और घर पर इसे प्रैक्टिस जरूर करें बनाने की। एक बार इस सवाल को जरूर एक बार बनाने की कोशिश करें, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो धन्यवाद आज के लिए।